हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। बजट हमने नहीं किया था तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर बजट के आए हैं। वैसे तो नॉर्मली सबको बजट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है तो हम इसमें से योजनाएं और किस विभाग को कितना फंड एलोकेट किया गया ये सब विषय में बात करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं बनाया है क्योंकि छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें अगर सारी चीज़ों को सम्मिलित करेंगे तो बहुत लंबा खासा वीडियो बन जाएगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये आपका वर्ष 2024-25 का बजट है। ठीक है, प्रस्तुत बजट का जो आकार है वो आपका 7,36,437 करोड़, ठीक है, एंड 71 लाख रुपए है। ये आपके डिजिट में है, ये मैंने थोड़ा हिंदी में लिख दिया है, अगर समझने में दिक्कत हो रही तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखा है कि आसानी हो जाए। ठीक है, चलें। फिलहाल इस बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, कुल प्राप्तियां आपकी 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए अनुमानित है, यानी कि इतना हमें प्राप्त होगा। अब जो आपके कुल बजट में प्राप्तियां हैं उनसे जो खर्चा है अगर उसको घटाएं, व्यय को घटाने के बाद, तो आपका यहाँ पर बजट जो क्या नाम से कि बैलेंस बचता है, मतलब कि जो बैलेंस यहाँ पर ये जो आपको डिजिट दिख रहे हैं ये घटाने के बाद ये इतना घाटा लगता है, यानी कि 15,103.89 लाख करोड़ रुपए घाटे का बजट है। तो वैसे इसका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन ये आइडिया होना चाहिए कि क्या हम बराबर में चल रहे हैं या हमें कुछ नुकसान भी हो रहा है, या जैसे राज्य सरकारें आपको पता है कि उधार लेती हैं बाहर से, फिर उनका ब्याज भी अदा करती हैं, तो उसमें अच्छे खासा अमाउंट हमारा जाता है। आपने गोली वाली चीज़ों को पढ़ लिया होगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने अनावश्यक फैक्ट बढ़ाने के चक्कर में उसको नहीं इंक्लूड किया है। तो उससे आपको पता है कि अगर 28 पैसे की इनकम हो रही है, 20 पैसे हमारे ब्याज में ही जा रहे हैं, तो हमारा काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो हमने उधार ले रखा है उसमें जाता है। हालांकि सरकारें करती आई हैं और करना भी पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन ये जस्ट एक नंबर है बताने के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए ये योजना है और ये आपकी यहाँ पर धनराशि है। ठीक है, देखिए आपके बजट में योजनाएं कुछ क्या की जाती है कि मतलब उनकी घोषणा की जाती है, तो जो इधर योजनाएं हैं और ये उनके लिए धनराशि आवंटित की गई है। तो मैं आपको ये सब बता देती हूँ इसलिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। PYQ आप देखोगे तो क्वेश्चन आए हैं, बढ़िया अच्छी खासी मात्रा में आए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान, इसके लिए आपकी धनराशि आवंटित की गई है। देखिए 21,310 करोड़। ठीक है, सेकेंड है पेंशन सामाजिक क्षेत्र, ये आपकी 12,620 करोड़। थर्ड है जल जीवन मिशन, तो इसके लिए है आपके 22,000 करोड़। 4 है मनरेगा, मनरेगा के हैं आपके 50-60। अब मैं डिजिट में बोल देती हूँ क्योंकि और चीज़ें तो मैंने इस तरीके से लिख दी है ना। फिर है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आजीविका, इसका आपका है 369.5 करोड़। PM ग्राम सड़क योजना है आपकी, ये है 3,668 करोड़। एंड PM देखिए 2 है, PM आवास योजना, पहले ये थी PM ग्राम सड़क योजना, फिर है आपकी PM आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए है 2441। फिर PM आवास योजना शहरी है, ये 2 योजना है शहरों के लिए और ग्रामीणों के लिए, इसकी है धनराशि आपकी 3,948 करोड़। फिर है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसकी धनराशि है 4,867 यानी कि 4,867 करोड़। फिर इसके बाद में बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन आपका ये आपका ग्रामीण हो गया, और फिर आपका हो गया स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ठीक है, तो वो हो गई आपकी 708 करोड़। जैसे आप रूरल बोलते हो फिर अर्बन बोलते हो, वैसे ग्रामीण है और शहरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी समेकित बाल विकास योजना 5,129 करोड़। अमृत मिशन 2.0 है, क्योंकि अमृत मिशन आपको पता है पहले भी जो एक मिशन रहा है वो हमारा चल चुका है, तो जब वही हमारी और योजना चलती रहती है तो उसको पॉइंट में कर देते हैं, है ना। तो अमृत मिशन है आपकी 2.0, ये होगी 4,500 करोड़। अब देखते हैं कि किस विभाग को कितना फंड एलोकेट किया गया या कितनी धनराशि आवंटित की गई है। हम बात करें प्राथमिक शिक्षा की, तो इसके लिए आपको ये धनराशि आवंटित की गई, ये देखिए उसी तरीके से जैसे ऊपर बताया वैसे ही है। सेकंड बात करें ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए आपकी 5,7071 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है। पुलिस विभाग की बात करें तो ये आपकी 3,9516 करोड़ यानी 39,516 करोड़। 4 बात करें लोक निर्माण विभाग जिसे PWD बोलते हैं, उसके लिए आपकी 34 है 34,858 करोड़। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा जो विभाग है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इसके लिए आपकी धनराशि है ये आपकी 27,086 है।
इसके बाद में नगर विकास की अगर बात की जाए, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये आपकी धनराशि नगर विकास के लिए है, ठीक है। तो ये नगर विकास की धनराशि है 25,698, क्योंकि ये 25-25 स्टार्टिंग में तीनों में एलोकेट है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया अभी। साथ बात करें ग्रामीण विकास के लिए तो वो भी आपकी 25,409 है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बात करें तो ग्रामीण विकास की आपकी हो गई। फिर है आपका नया नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति, तो इसके लिए आपकी 25,110। फिर बात करें पंचायती राज की तो इसके लिए 21,197। फिर बात करें भारी एवं मध्यम उद्योग तो इसके बाद में 21,054। इसमें कुछ पॉइंट और थे लेकिन बहुत लेंदी हो रहा था वीडियो और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट कुछ हाईलाइट जो हैं वो मैं बता देती हूँ। और आप बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको अच्छे से पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे बोले तो यूनियन बजट और प्लस ये अपना यूपी का बजट दोनों हैं, तो आप हो सके टाइम मिले तो आप यूनियन बजट को भी थोड़ा बहुत टाइम दे के पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में यूपी बजट को तो अच्छे से ही पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट हैं। 31.28 लाख निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया। मतलब पहले जो निराश्रित महिलाएं थी उनको 500 रुपये दिए जाते थे, उनको अब बढ़ाकर 1,000 कर दिए गए हैं जो दिए जाएंगे, ठीक है। या और बात करें तो 200 करोड़ से 17.82 बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत फायदा दिया जा रहा है, ठीक है। लगभग 17,82,000 के आसपास कन्याओं को कन्या सुमंगला योजना तो चली रही है, सुमंगला योजना, उसके तहत फायदा दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका हो जाएगा 7,377 करोड़ रुपए वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। 600 करोड़ रुपए आपके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए दिए गए हैं। जो मुख्यमंत्री लोग सामूहिक विवाह करवाते हैं ना, उसके लिए आपके, ठीक है। 1.92 लाख युवाओं को, ठीक है, ये धनराशि नहीं है, ये लाख युवाओं की जो आबादी उसके बारे में बात हो रही है। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट के लिए कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बात करें तो यहाँ पर 4.08 यानी कि 4.8 विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए दिया जाएगा। कुछ वित्तीय समावेशन की बात करें, वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सरकार बैंकों को मजबूत करती है, वित्तीय लेन देन को मजबूत करती है, डिजिटलाइज्ड करती है, प्रमोट करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय समावेशन हो सके, लोगों की पहुंच हो सके, है ना। तो बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर है। यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों ने जो खाते खोले हैं उस पर उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर चल रहा है। नेक्स्ट बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, तो इसके अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ये देखिए लगातार ऐसी योजनाएं हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है योजना और ये है आपके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रदेश में 1.90, ठीक है, 90 करोड़ के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। इन दोनों में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रथम पायदान पर है। नेक्स्ट बात करें तो करें अटल पेंशन योजना जो है, इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, ठीक है। और बात करें आपकी तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक रैंकिंग निकलती है वो 2023 में हमारा उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी में आया था, ठीक है। तो ये आपका वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में कुछ काम है जो किए जा रहे हैं और जिनमें से ये प्रदेश की स्थिति है। देखिए बजट तो हमारा हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें और रहती हैं, जैसे कृषिगत उत्पादन हुआ, मिनरल्स हुआ, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक मात्रा में आते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेनी है। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं देख सकते क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा डेटा रहता है, मैंने देखा है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसी वीडियो में, तो ऐसे हमें बार बार कई वीडियो में नहीं देखना पड़ेगा। ये आपकी फसल है, ये उत्पादन में शीर्ष स्थान है, ये फसल क्षेत्रफल में शीर्ष स्थान है, ये सर्वाधिक उत्पादकता किसमें है उसके विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे कुल खाद्यान्न की, ठीक है। आपने पिछले सालों में क्वेश्चन देखे होंगे, कपास पे क्वेश्चन आया, कुल खाद्यान्न पे क्वेश्चन आया, मक्के पे क्वेश्चन आया,
बाजरे पे क्वेश्चन आया कि बाजरे में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता, और कई भी चीज़ों में आया क्वेश्चन जो मुझे फिलहाल अभी याद आ रहा है, मैंने देखे हैं। तो इसी तरीके से बात करें अगर फसल में, तो कुल खाद्यान्न में बात होगी तो फर्स्ट नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, सेकेंड पे मध्य प्रदेश है, एंड थर्ड पे आपका पंजाब है। पूरी चीज़ें नहीं याद रखनी है, ज़्यादातर इसी से पूछते हैं। कभी कभी घुमा के अगर पूछना हुआ उन्हें, मूड खराब है तो वो पूछ लेते हैं, नहीं तो सारा क्वेश्चन तो इसी पे ज़्यादातर बनता है, मैंने जो देखा। लेकिन थोड़ा सा हम इसको देख लेते, पूरा तो हम याद नहीं रख सकते, ह्यूमन माइंड है, कितना ही चीज़ें याद रहेंगी। फसल क्षेत्र पर बात करें तो उत्तर प्रदेश ही यहाँ पर भी प्रथम पायदान पर है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे यहाँ पर राजस्थान आ जाता है, सर्वाधिक उत्पादकता पे कोई नहीं है। चावल की बात करें तो चावल पे आपका पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, द्वितीय पर उत्तर प्रदेश है, और थर्ड पर आपका पंजाब है। क्षेत्रफल में बात होगी तो भी आपका क्षेत्रफल में आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो उत्पादन जहाँ हो रहा है ज़्यादा उसमें पश्चिम बंगाल है, लेकिन फसल का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उड़ीसा है। सर्वाधिक उत्पादकता की बात होगी तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, गेहूं पे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आपका प्रथम पायदान पर है, फिर मध्य प्रदेश है, और फिर थर्ड नंबर पे पंजाब है। फसल क्षेत्र पर बात होगी तो उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान पर है, फिर सेकंड पे मध्य प्रदेश है, एंड थर्ड पर सेम स्थिति पंजाब की है। सर्वाधिक उत्पादकता की बात होगी तो पंजाब आ जाएगा, यानी कि कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान पर है, गेहूं में भी प्रथम पायदान पर है। ठीक है, मोटे अनाज की बात करें तो अब डेटा बदल जाएगा, प्रथम पायदान पर आपका कर्नाटक, सेकंड पे राजस्थान, और थर्ड पे आपका ये जो शॉर्ट में MH है ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल पे बात होगी तो राजस्थान आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर कर्नाटक आ जाएगा। लेकिन हमको तीनों नहीं याद रखने हैं, हमें ज़्यादातर इसको कोशिश करना याद रखने की। ये अगर याद रहते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए मोटे अनाज हो गए आपका। दाल की बात करें तो दाल आपके मध्य प्रदेश प्रथम, फिर महाराष्ट्र, एंड थर्ड आपका राजस्थान है। ठीक है, इधर बात होगी तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, और कुल उत्पादकता पे बात होगी तो मध्य प्रदेश आपका रहेगा। मक्का में आपका देखिए कर्नाटक, मक्के पे क्वेश्चन आ चुका है, दाल पे आ चुका, मोटे अनाज पे आ चुका, कुल खाद्यान्न पे आ चुका है ना, बाजरे पे भी आ चुका क्वेश्चन, तो बन जाते हैं। तो मक्के की बात होगी तो कर्नाटक आपका प्रथम पायदान पर है, इसके बाद में मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, और अब यहाँ पर उत्पादकता पे बात होगी तो तमिलनाडु हो जाएगा। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र प्रथम पायदान पर है, इसके बाद में कर्नाटक, फिर राजस्थान। इधर बात होगी क्षेत्रफल के हिसाब से तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान, और कुल क्षेत्रफल पे बात होगी तो आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। बाजरे की बात करें, बाजरा सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ उगाया जाता है तो राजस्थान में, सेकेंड पे यूपी आएगा यानी उत्तर प्रदेश, और थर्ड पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। इसके बाद में क्षेत्रफल पे बात हुई तो राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, यानी कि इनकी दोनों की सेम स्थिति है, और क्षेत्रफल पे बात होगी तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अरहर की दाल, कहीं कहीं इसको तुअर दाल भी बोलते हैं, ये आपकी सबसे ज़्यादा मात्रा में महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। क्षेत्रफल पे बात होगी तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगर उत्पादकता पे क्वेश्चन आता है, जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। कुल तिलहन की बात करें तो ये आपका राजस्थान में सबसे बड़ी मात्रा में होता है, यानी प्रथम पायदान पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। फसल क्षेत्रफल पे शीर्ष की बात होगी तो कोई नहीं है, और सर्वाधिक उत्पादकता पे क्वेश्चन आएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए सोयाबीन पे डेटा यहाँ पर बदल चुका है, क्योंकि सोयाबीन पे कई साल से आपका MP लीड कर रहा था, लेकिन अभी देखिए सोयाबीन में आपका महाराष्ट्र प्रथम पायदान पर है, फिर मध्य प्रदेश सेकंड पे चला गया, और थर्ड पे आपका हरियाणा हो गया है। यहाँ पर अगर फसल क्षेत्रफल पर शीर्ष पे बात करें तो मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, यहाँ पर कोई नहीं है। मूंगफली पे बात हो, मतलब क्वेश्चन है तो गुजरात आपका प्रथम पायदान पर है, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे आपका तमिलनाडु है, यहाँ पर कोई नहीं है। फसल क्षेत्रफल में शीर्ष सर्वाधिक उत्पादकता की बात होगी तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जूट एंड मेस्टा की बात होगी तो आपका जूट पे प्रथम पायदान पर पश्चिम बंगाल है, सेकंड पे असम है, थर्ड पे बिहार। यहाँ कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को असम नहीं लगता है, पर असम है यहाँ पर, या मतलब उतने समय ना भी याद आता हो। यहाँ पर बात करें तो प्रथम पर आपका पश्चिम बंगाल ही है, फिर सेकंड पे बिहार है, एंड थर्ड पे आपका असम चला गया। सर्वाधिक उत्पादकता की बात होगी तो बिहार हो जाएगा। इसके बाद में कपास की बात हो तो आपका प्रथम पायदान पर गुजरात है। देखिए मूंगफली में गुजरात प्रथम पायदान पर है, और कपास पे प्रथम पायदान पर है। ठीक है, फिर सेकंड पे महाराष्ट्र है, और थर्ड पे तेलंगाना है।
उत्पादकता पे फसल क्षेत्र पर क्वेश्चन आए तो महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना, यहाँ पर कोई नहीं है। तो मुझे लगता है अब कि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं और आपको ये चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी हैं। चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे अगर आपको याद रहे तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम टेस्ट सीरीज़ की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।